तो जब से रामायणा का टीजर आया सब जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है, रामायणा वर्सेस वाराणसी। तो चलो इनको इन 6 पॉइंट्स पर एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है स्टोरी लाइन एंड इंटेंशन। तो रामायणा एक 4000 साल पुरानी एपिक का एडेप्शन है एंड दिस इज नॉट ओनली एडेप्टेशन, इससे हमारे रिलीजियस एंड इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। तो मेकर्स कुछ अलग नहीं दिखा सकते, उनको ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना ही पड़ेगा। एंड स्टोरी लाइन भी सबको पता है, तो वो कुछ इधर उधर करेंगे तो जैसा आदि पुरुष के साथ हुआ वैसा ही कुछ उनको बैकलैश मिलेगा। वहीं अगर वाराणसी की बात करें तो वो एक टाइम ट्रैवलर है जिसमें माइथोलॉजी का एक इवेंट ऐड है और रामायणा का पार्ट उसमें 25 से 30 मिनट के लिए आएगा। इन शॉर्ट उनके पास बाकी टाइम फ्रीडम रहेगा कि वो कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं, और स्टोरी लाइन भी फ्रेश है तो लोग जेन्युइनली उसको देखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे, जैसे मैं भी हूँ। और हम इसी पॉइंट की दूसरी चीज पे चलते हैं जो कि है इंटेंशन। और रामायणा को बनाने का जो इंटेंशन है वो काफी साफ है और इसको हम टीजर की इन 4 चीजों से समझ सकते हैं। तो जब इनिशियली राम जी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो आप उनके आसपास एलिफेंट्स देखते हो, पिलर्स पर, फ्लोर्स पर, पेंटिंग्स पर, इवन उनके पहने हुए कमरबंद पर भी। तो ये वाली रामायणा वाल्मीकि रामायणा से इंस्पायर्ड है एंड वाल्मीकि रामायणा के बाल कांड में एलिफेंट्स का जिक्र किया गया एंड एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो एक दूसरी डिटेल आप देखना, जब भी फ्रेम में राम जी हैं या तो उनके पीछे सूरज है या उनके सामने से सूरज पड़ रहा है, जो सिग्निफाई करता है कि वो सूर्यवंशी हैं। एंड थर्ड पार्ट है जब वो वनवास पर जाते हैं, तो इसको हम 2-4 चीजों में तोड़ के समझते हैं। तो जब वो वनवास पर जाते हैं उससे पहले वो दशरथ जी के दरबार में जा रहे हैं, तो आप देखना कि बीच में राम जी हैं और उनके एक तरफ सीता माता और एक तरफ लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसे ही हम उनकी मूर्ति को देखते हैं विच इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ जब वो दरबार में जा रहे हैं तो सामने दशरथ जी हैं जो कि दुखी हैं और उन्होंने मुकुट नहीं पहना है, और एक साइड हमें कौशल्या माँ और सुमित्रा माँ एक साथ दिखती है, वेरएस कैकेयी माँ थोड़ी सी दूर है, जो कि एक्चुअल में हुआ भी होगा। एंड अब जब वो बाहर निकलते हैं तो अयोध्या वासी उनसे मिलने आते हैं और वो रात का टाइम है और एक बहुत ही एक लाइट सोर्स जल रही है। एंड क्योंकि उन्होंने ही सोचा था कि वो या तो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे या लेट नाइट निकलेंगे ताकि लोग उनके साथ ना आए, क्योंकि लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। उस पर्टिकुलर सीन में आपको गरुण भी दिखते हैं एंड गरुण इज नारायण जी के वाहक, और ये अगेन रिप्रेजेंटेशन है कि राम जी नारायण जी का रूप है। एंड वनवास वाले सीन की एक बहुत प्यारी डिटेल आप इस पहिए में भी देखते हो जिसमें 14 स्पोक्स है। अब ये 14 स्पोक्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो 14 साल के एग्जाइल पर जा रहे हैं, या फिर ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो 14 भवन के स्वामी और अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। एंड आप एक ये विजुअल देखते हो जहाँ पर राम जी मैदान में खड़े हैं और इस चीज पे काफी डिबेट भी हो रही है कि कैसा दिखा दिया, एक तरफ बर्फ दिखा दी, एक तरफ ऐसा घास वाला पहाड़ दिखा दिया और बीच में डेजर्ट जैसा दिखा दिया। तो लेट मी मेक इट क्लियर, तो ये उस टाइम का सीन है जब राम जी स्वयंवर के बाद अयोध्या वापस जा रहे थे। अब क्योंकि स्वयंवर में उनसे धनुष टूट जाता है शिव जी का, जिससे परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो वो राम जी की बारात को अयोध्या जाते वक्त आधे रास्ते बीच में रोक देते हैं। तो सबको पता है कि उनके बीच में एक थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, छोटी सी द्वंद्व टाइप का कह लो। उस टाइम पर परशुराम जी को विश्वास हो गया था कि ये नारायण स्वरूप है और उसके बाद वो महेंद्र पर्वत चले गए थे। बट ये जो हम सीन पर्टिकुलर देखते हैं इसमें वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको पीछे सैनिक दिखते हैं जिनकी कमर है जो सामने नहीं देखते हैं। तो इसका भी रीजन है कि वो बिल्कुल न्यूली वेडेड ब्राइड्स लेकर आ रहे हैं, तो सैनिक जो हैं वो इधर नहीं दिखते हैं। एंड इतनी सारी डिटेल आपको ये छोटे से रामा लुक के ग्लिम्स में दिखते हैं। तो सोचो पूरी रामायण को किस प्योर इंटेंशन से बनाया होगा, किस ऑथेंटिसिटी से बनाया होगा। वहीं अगर हम वाराणसी के इंटेंशन की बात करें तो इवेंट वीडियो से क्लियरली पता चलता है कि इस बार भी उनका इंटेंशन प्रॉपर वर्ल्ड बिल्डिंग का है, जैसे उन्होंने बाहुबली और आरआरआर में करी थी। वाराणसी ग्लोबल लेवल पर बहुत एंटिसिपेटेड है, इसका प्रॉपर शूट आईमैक्स के लिए हुआ है। इतना एंटिसिपेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग का होने के बाद भी इनके ऊपर कोई रिलीजियस प्रेशर नहीं है जैसा रामायणा के ऊपर है। एंड दूसरा पॉइंट है डायरेक्टर एंड कंपैरिजन मटेरियल हम जो ले रहे हैं इन दोनों फिल्म्स को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो रामायणा की जो डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, इनका एसएस राजामौली जैसा स्केल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने बाहुबली बना रखी है, आरआरआर बना रखी है, पर नीतीश तिवारी ने बना रखी है छिछोरे और दंगल। तो उनका इमोशनल कोर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक ड्यू एडवांटेज राजामौली को मिलता है विजन का। बट अगर हम रामायणा के केस में देखें तो इनके पास डीएनएजी है जो 8 टाइम ऑस्कर विनिंग कंपनी और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वीएफएक्स किया है। तो अगर नीतीश तिवारी का इमोशनल कोर और डीएनएजी का वीएफएक्स ब्लेंड होकर आते हैं तो आई डोंट थिंक फिल्म विजुअली
थोड़ा भी प्रॉब्लमेटिक होगी। और अगर हम वाराणसी के केस में राजामौली का काम देखें तो हमें पता है कि उनको वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छे से आती है। तो आई थिंक इस पॉइंट पर इन दोनों डायरेक्टर्स की कैपेबिलिटी को कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा। और जब तक वाराणसी की भी एक्चुअल फिल्म के विजुअल्स नहीं आ जाते तब तक आई थिंक ये कंपैरिजन ही इनवैलिड है। Which takes me to our another point जो है VFX। तो अगेन वाराणसी के केस में हम VFX की बात को बिल्कुल इनवैलिड मानते हैं बिकॉज हमारे पास फिल्म में यूज होने वाले एक्चुअल शॉट्स नहीं। तो अब चलते हैं रामायणा पर जिसके VFX को लेकर लोग काफी डिसअपॉइंटेड है। एग्रीड, मैं भी हूँ। अभी देखे तो फिल्म अपने पोस्ट प्रोडक्शन में और उसके रिलीज को भी 6 महीने बाकी है। एंड जिस वाराणसी के इवेंट वीडियो से आप रामायणा के टीजर को एक्चुअली कंपेयर कर रहे हो, उस वीडियो को CGI जनरेटेड वीडियो को बनने में 1 साल लगा था। तो सोचो VFX काम पे कितना टाइम लगता होगा। तो यस, जो 6 महीने हैं आई थिंक इसमें सब बेटर हो जाएगा। हमारी 5th चीज है म्यूजिक। एंड इस केस में मेरा बायस भी थोड़ा सा वाराणसी के लिए ज्यादा है क्योंकि उसका जो साउंड ट्रैक है, उसके जो दोनों ट्रैक्स हैं वो दोनों ही बहुत ही अच्छे लगे मुझे सुनने में। राजामौली एंड MM कीरावनी, इन दोनों का कोलैबोरेशन मैजिकल रहा है। बाहुबली का म्यूजिक, RR का म्यूजिक, इवन SSR की 12 फिल्म में MM कीरावनी ने म्यूजिक दिया है। तो इस कोलैबोरेशन ने हमें बहुत अच्छे साउंड ट्रैक्स दिए। वहीं अगर हम रामायणा के पास जाएं तो रामायणा के पास है हांस जिमर और AR रहमान। वही हांस जिमर जिन्होंने ड्यून पार्ट 1, 2, इंटरस्टेलर और इतनी जगह पर म्यूजिक दिया है। एंड आई डोंट नो कि AR रहमान के थ्रू इंडियन टच कितना आता है म्यूजिक में, बट एक चीज के लिए मैं क्लियरली कंफर्म हूँ कि हांस जिमर की वजह से जो इमोशनल कोड डेवलप होना चाहिए सीन्स में वो होगा, जो एक्शन सीन्स के टाइम पे एंटिसिपेशन बनना चाहिए वो भी होगा। बट मैं सिर्फ इस चीज के लिए ही थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि इन सारे म्यूजिक में इंडियन टच कहाँ पर आएगा और कितना ऑथेंटिक तरीके से आएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे विच इज ग्लोबल रीच एंड बजट। एंड आई पर्सनली फील कि लास्ट के ये 2 पॉइंट्स रामायणा के लिए थोड़े से नेगेटिव है। तो सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल रीच पर। तो ग्लोबल रीच के केस में आफ्टर RRR राजामौली हैज अ वेरी बिग एडवांटेज क्योंकि लोग उनकी फिल्म्स के लिए एंटिसिपेटेड हैं। और अगर हम रामायणा के केस में आते हैं तो रामायणा के पास ग्लोबली इसका थोड़ा सा कम एडवांटेज है। एग्रीड की नमित मल्होत्रा है, एग्रीड के दियानीत जी हैं और हांस जिमर हैं, बट डायरेक्टर का वो टेक नहीं है जैसा SS राजामौली का है। नीतीश तिवारी स्टैब्लिश्ड है इवन चाइना के मार्केट्स में, बट उनका एक इमोशनल कोर स्टैब्लिश्ड है, उनका ये वर्ल्ड बिल्डिंग वाला एलिमेंट स्टैब्लिश्ड नहीं है। एंड रामायणा क्योंकि इंडिया के कोर की कहानी है तो वेस्ट में इसको प्रेजेंट करने के लिए इसमें थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन किया जाएगा। इसके VFX पर अभी बहुत काम करना बाकी है जिससे कि इसको वो ग्लोबल आउटरीच मिले जो वाराणसी ऑलरेडी होल्ड करती है। और रामायणा के केस में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि नमित मल्होत्रा ने बहुत ओपनली ये डिस्क्लोज कर दिया कि फिल्म का बजट 4000 करोड़ है फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, which is over 4,000 crores. अब इस केस में जनरली होता क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। एंड जहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा सेट होती है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमेशा वो ब्रेक होती हैं। एंड इन दिस केस ऑल्सो आई थिंक ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट होना रामायण के लिए प्रॉब्लम बन गया है। हम लोगों के दिमाग में ऐसा आ गया कि भाई 4000 करोड़ में तुमने हमें ये बना के दिया है। हमने ऐसे मॉन्स्टर्स देखे जिनका जिक्र हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है और उनको वेस्टर्न उसके लिए सेटअप के लिए बनाया गया, और क्योंकि VFX वर्क अभी अंडर प्रोसेस है तो उनको बुरा बनाया गया। तो इस फिल्म को उतना ज्यादा हेट और बैकलैश मिल रहा है जो ये डिजर्व ही नहीं करती। वहीं अगर आप वाराणसी का केस देखते हो तो बजट का डिस्क्लोजर है बट इसे चिल्ला चिल्ला के बताया नहीं गया। और वाराणसी के केस में जो भी लोगों का एक्सपेक्टेशंस हैं वो मेजरली राजामौली की वजह से हैं, उसके बजट की वजह से नहीं है। तो बाकी सारे पॉइंट से आपको समझ आ जाता है कि रामायण एंड वाराणसी दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट की चीजें हैं और इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड रामायण के केस में आई थिंक हम बहुत जल्दी इस चीज को जज कर रहे हैं। अभी सिर्फ एक रामा लुक का टीजर आया है, बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत सारी चीजें और आएंगी, VFX वर्क भी बेटर होगा, तो हमें इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल वर्ल्ड में, और अगर हमारा ही परसेप्शन इतना नेगेटिव होगा तो फिल्म को अननेसेसरी हेट मिलेगा जो उसको नहीं मिलना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है या फिर कोई बात आपको सही नहीं लगी है तो कमेंट सेक्शन में आना, उसके बारे में बात करते हैं।